24 घंटा रहना पड़ेगा। क्या हुआ? भारत के व्योमयान है, व्योम नॉट नहीं कह सकते, व्योम नॉट नहीं कह सकते। बुक बढ़ाइए तो। चलिए बताइएगा तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी हो जाएगा। 25 दिसंबर। ब्लूटूथ उतार लीजिएगा, ब्लूटूथ लेके लटका के कोई लोग नहीं आइएगा। क्लास में बैठ रहे हैं तो सही से बैठिए, क्लास की तरह यूज करते हैं, अच्छी बात है। लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में रख दीजिए, बैग है तो बैग में रखा करिए, ठीक है। चलिए, सुशासन दिवस हो जाएगा 25 दिसंबर हो जाएगा। आगे बताना, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, सही बोल रहे हैं, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। आगे बताना, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बताना है, 29 जुलाई हो जाएगा, सही है। आगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस बताना है, 29 जून हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बताइएगा, 27 सितंबर। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बोले तो 25 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, रोहतासगढ़ का किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, सही है। किला एक कुहना, ये मस्जिद है, कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। और किला एक कुहना मस्जिद जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था, सही है। आगे बताना, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इस्लाम शाह हुआ था। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह। और इस्लाम शाह किस युद्ध में मारा गया था? 1555 में। कौन सा युद्ध था? सरहिंद या फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। जो किसके किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और किसके मध्य हुआ था? इस्लाम शाह के मध्य। शेरशाह सूरी के पुत्र जो था इस्लाम शाह था। आगे आपको बताना है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी अधिनियम ये जो है कब आया था? 1985। क्या संविधान संशोधन के तहत 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। आगे आपको बताना है, भारत के जो है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई है, सही है। आगे आपको बताना है, तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में हो जाएगा आपका शपथ हो जाएगा, दूसरा में वेतन भत्ता और पहला में राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों का चर्चा किया गया है। पहला यानी 1 से लेकर 12 तक एक बार सुन लीजिएगा। पहला अनुसूची राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, दूसरा वेतन भत्ता और तीसरा शपथ यानी सभी उच्च अधिकारियों का शपथ ग्रहण, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा ठीक है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, छठा 4 राज्यों का विशेष राज्य का सुविधा दिया गया प्रदान है। वो कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों को जो है दर्जा दिया गया, ठीक है। आगे 7वीं अनुसूची बताना है। इसको बोले तो आम जैसे एक भाषा होना चाहिए उस लय में, ऐसे नहीं बोलना संवर्ती सूची, राज सूची, क्या सूची में दिया गया, ऐसे नहीं। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा जो कैवी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में। और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन जो होता है, बंटवारा जो होता है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे बताना, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा, राजभाषा के बारे में। और वर्तमान में कुल कितनी भाषा है? 22। मूल संविधान में कितना था? 14 था। 15वां भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी को। कब जोड़ा गया? 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। सिंधी के बाद 3 भाषा को एक साथ, कौन कौन? वही हो गया कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीनों भाषा को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था?
क्या 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और 18 भाषा तो हो गया, 15 3 18, 4 भाषा और सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया था, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषा को कब जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, टोटल भाषा बढ़ने वाला है, लेकिन अभी बढ़ा नहीं है, जब बढ़ेगा तब बढ़िएगा उसको। ठीक है, दिया जाएगा तभी आएगा। हाँ, इंग्लिश को नहीं देने वाला, भोजपुरी को देने वाला है। ठीक है, क्या कोई भाषा सही बोल रहे हो? कौन सा भाषा बोले? उड़ीसा का, उड़िया का ही भाषा है। तो वो प्रस्ताव लगाया है और बिहार से भी प्रस्ताव लगा हुआ भोजपुरी को देने के लिए, ये भी जान लीजिए। ठीक है, मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि भोजपुरी उस स्तर तक डेवलप्ड है। ठीक है, डेवलप्ड है इसलिए हो सकता है, लेकिन देखिए जब तक ना हो तब तक अभी थोड़ी हम कह देंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ी चीज इसमें 3 बातें जो है ध्यान रखना है भाषा से संबंधित में। 15वां भाषा कब, क्या संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 15 के बाद 3 भाषा और जो है, वो तीनों भाषा को कब, क्या संविधान संशोधन। उसके बाद 4 भाषा और है, उसको कब तथा क्या संविधान संशोधन। इसको ध्यान रखिएगा, एक क्रम में याद रखिएगा। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967, ध्यान रखिएगा। सिंधी को 21वां 67, सिंधी 67 21वां, ऐसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला 15 के बाद 3 भाषा जो जोड़ा जाता है उसको 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और अगला ध्यान रखना 92 ईस्वी है, अब 92वां संविधान संशोधन 2003 हो जाता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 हो जाता है। ठीक है जी, 21, 71, 92। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा आप। बताइएगा ऐसा कौन कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? जी, 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद है, आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ हम भारतीयों को प्राप्त है। और यह आर्टिकल जो है सिर्फ मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। यानी मौलिक अधिकारों, ऐसा कौन कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? तो फिर वही हो जाएगा 15, 16, 19, 29, 30। अब 15, 16, 19, 29, 30 में क्या क्या है, इस बातों को भी एक बार सुन लिया जाए। आर्टिकल 15 में क्या हो जाएगा? तो जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर जो है भेदभाव जो है प्रतिषेध है 15 में। बात करते हैं आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। जी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का बात कहा गया है 16 में। 17वां, जी, SC ST को छोड़कर बात करते हैं 17वां। 15, 16, 19 न बोले, 19, आर्टिकल 19 बताइएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। 6 भागों में पहले कितना था? 7 था। 7 में से 1 को हटा दिया गया, किसको? संपत्ति के अधिकार को, जो किस अनुच्छेद में था? आर्टिकल 19 के F में था। F में, वही हो गया, F में था। अब बात करते हैं F में था 19 के A से लेके G तक में क्या क्या है, उस बातों को भी एक बार ध्यान से सुन लिया जाए। 19 के A में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के A के अंतर्गत ही आता है, जो बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपको ये बताना है हम सभी भारतीयों को अपने अपने घरों में या अपने अपने जिस स्थान में रह रहे हैं वहां पे तिरंगा फहराने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 19 के 1 के 1 के तहत है। यानी 19 के 1 के 1 के तहत हो जाएगा झंडा फहराने का अधिकार। और यह कब से दिया गया है? 2002 से दिया गया है, 2002 से। आगे बात करते हैं 19 के B में क्या है? शांतिपूर्वक सभा या समिति बुलाने का जो है अधिकार है 19 के B के तहत। 19 में क्या C में क्या हो जाएगा? तो C में संघ बनाने की स्वतंत्रता हो जाएगी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के D में बताइएगा। ठीक है, तो कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता 19 के D में है। ठीक, आगे 19 के ई में बताइए क्या हो जाएगा? 19 के ई में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, और 19 के एफ में तो खत्म है। 19 के जी में जीविका पार्जन के लिए जो है व्यवसाय आदि। अच्छा, देखिए सभी लोग को याद भी नहीं है क्या? सभी लोग को याद है? एक बार बोलिए तो जोर से। नहीं याद है, आज याद कर लीजिएगा, हो भी जाएगा। सुनिएगा सिर्फ शांति से। अगर आपको बोलने आएगा तो आपके पास लोग इकट्ठा हो सकते हैं। मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। अगर आपको बोलने आएगा आपके पास लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ बोलने का अधिकार की बात करते हैं आर्टिकल 19 के ए में हो जाएगा। आगे लोग इकट्ठा होने का मतलब क्या है? 19 के बी में शांतिपूर्वक सभा या समिति बुलाएंगे। जब तक लोग नहीं आएंगे तो किसके साथ समिति या सभा करेंगे? तो बोलने आएगा तो लोगों को
यानी लोग आपके पास आ सकते हैं, यानी समिति, सभा या समिति। और जब आपके पास लोग हैं, आदमी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, संघ या पार्टी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, संघ यानी समूह या पार्टी बना सकते हैं। जब आदमी होंगे तब ना। तो ABC तीनों कंप्लीट हुआ। बोलने का अधिकार A में, B में क्या हो जाएगा, शांतिपूर्वक सभा या समिति बुलाने का B में, C की यदि हम बात करें तो संघ या समूह बना सकते हैं। ठीक है, C तक क्लियर है। बात कर रहे हैं फिर 19 के D की बात करते हैं। जब आपके पास कोई पार्टी है, कोई संगठन है, लोगों को उसकी जानकारी होना चाहिए ना। और लोगों को जानकारी कब मिलेगी, जब आप जाके बताएंगे तब ना। घर में बैठे रहेंगे उससे जानकारी तो नहीं मिलेगा। तो कहने का देश के किसी भी कोने में आवागमन करने की स्वतंत्रता है 19 के D में, यानी पार्टी या पार्टी के बारे में लोगों को जानकारी मिलना चाहिए, 19 का D हो जाएगा। आगे बात करते हैं 19 के E में। अब जब कहीं जाएंगे, हो सकता है कोई जगह ऐसा मिले जहां पे आपके समर्थक बहुत सारे हो जाए, आपको चाहने वाले बहुत सारे लोग रहे। आप क्या करेंगे, आपकी इच्छा होगी ना, ऐसा करते हम यहीं पे रह जाते हैं, यहीं पे बस जाते हैं। तो देश के किसी भी कोने में बसने की स्वतंत्रता जो 19 के E के तहत है। आप कहीं बसेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे तो आप संपत्ति अर्जित जरूर करेंगे, और संपत्ति आप ज्यादा अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए इसे जो है कौन सा अधिकार दे दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार की बात करते हैं, 19 को ऐप को समाप्त कर दिया गया है। अगर आपके पास संपत्ति नहीं रहेगा फिर आप जीवन यापन कैसे कीजिएगा। इसके लिए भी एक उपाय दिया है कि जीविकोपार्जन के लिए आप व्यवसाय आदि कर सकते हैं 19 के जी के तहत। नहीं याद रहेगा ऐसे में, बोलते ही नहीं है, ऐसे कहानी बोले खत्म हो गया। बोलिएगा सभी लोग। आप 19 के A में बताइए क्या, बोलने की स्वतंत्रता 19 के B में, वही शांतिपूर्वक सभा आयोजित करने का अधिकार 19 के C में, संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के D में, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता और 19 के E में, कहीं भी बसने की आजादी और 19 के F में, जो कि खत्म है संपत्ति का अधिकार 19 के G में, व्यापार वाणिज्य यानी जीविका पार्जन के लिए कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। नहीं याद रहेगा। आप क्या बोलिए, कुछ बोल रहे थे, हो गया ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों के लिए जो है एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 हो जाएगा, जो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, और एकमात्र भारतीय राज्य जिसमें सिविल संहिता है वो राज्य कौन सा हो जाएगी, गोवा हो जाएगी। ठीक है, और आगे बात यदि हम करें आर्टिकल 45 में क्या है ये बताना है। जी 0 से 6 वर्ष, हाँ 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है माता पिता का ये दायित्व बनता है, उन्हें शिक्षा अनिवार्य किया गया, यानी मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं। और आपको बताना है अनुच्छेद 45 में संशोधन करके किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। 21 के क को जोड़ा गया था, यानी 21 को A को जोड़ा गया, और 21 के A में क्या है, शिक्षा की अधिकार है। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया, वो आर्टिकल 21 के क, जो जिसको कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य के अकॉर्डिंग 11वां मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि कब जोड़ा गया था इसको, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब आपको ध्यान देना है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11, मूल संविधान में 0, मूल संविधान में 0। ठीक है, और बात करें मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, जो कि कुल कितने जोड़ा गया था, 10। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 जोड़ा गया था, जिसमें यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है कुल कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 8। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ते टाइम जो संशोधन करके उसमें 10 को जोड़ा गया, और फिर बाद में इसमें संशोधन करके 11वां जोड़ के 86वां 2002 के तहत 11, अभी 11 है। चलिए आगे आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में जो है नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। तो भाग 4 हो जाएगा, क्योंकि भाग 4 आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक है, और आर्टिकल 44 जो समान नागरिक संहिता के बारे में जो किस भाग में हो जाएगा, भाग 4 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल बताना है 48 में क्या है। पहले सुन लीजिए, आर्टिकल 48 की यदि बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन, आर्टिकल 48 में, और एक है 48 का क, 48 का क पर्यावरण संवर्धन या फिर पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, आर्टिकल 48 के क में हो जाएगा।
आर्टिकल 48 बताए कृषि एवं पशुपालन, 48 का क क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। और बात करते हैं अनुच्छेद 49 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक ठीक है। होगा। तो आर्टिकल 49 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी जो है स्मारक है उन स्मारकों को संरक्षण प्रदान करना जो है वो अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 50 भी बता दीजिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण की बात की गई है अनुच्छेद 50 में, ठीक है। चलिए आगे बताना है आपको, गैट का कार्यालय जो है कहाँ है, जी GATT जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि इसका मुख्यालय की बात करते हैं जेनेवा। और बताइए गैट का स्थापना कब हुआ था, 1947 में। गैट का स्थापना 1947 में हुआ था और इसका मुख्यालय को जो है 1948 में जेनेवा में स्थापित की गई थी। कब, 1948 जेनेवा। और गैट के जगह पे WTO कब हो गया, 1 जनवरी 1995 को हो गया और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा है। WTO का फुल फॉर्म बताइएगा, 2 WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा WTO हो जाएगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मैड्रिड स्पेन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन। और आपको ये भी बताना है कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, 1925 में, 25 है संसद में, ठीक है, संसद में वीपो की स्थापना हुई, ठीक है। ठीक है। 1925 में जो हो जाएगा WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म वाला जो है यानी पर्यटन संगठन की बात करें वो हो जाएगा 25 और व्यापार की बात करेंगे वो हो जाएगा 95, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है, एकदम सही है, नहीं दूसरा आप देख लीजिए, मन में वो चीज आ रहा है, वो बोलने के लिए आप बोलिए कि दूसरा देख रहे हैं। क्या था वही देख रहे हैं। हाँ, ओपेक का स्थापना कब हुआ था, 60 में, 1960 में। और ओपेक जो है कहाँ मुख्यालय, वियना हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, भारत में लघु उद्योग दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, 30 अगस्त को मनाया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है जी, और इसके साथ साथ जो है MSME यानी सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम दिवस के रूप में घोषित जो है कब किया, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है किस तिथि को किया गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है MSME यानी सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ये 27 जून को किए थे। लेकिन भारत में जो है लघु उद्योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 30 अगस्त को मनाया जाता है। आगे आपको बताना है, क्या हुआ, क्या बोल रहे थे, इस बौद्धिक संपदा 1967 बौद्धिक संपदा जिसका मुख्यालय जेनेवा, ठीक है, बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जेनेवा। आगे बताना, सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में है, अब किस राज्य में है, गुजरात में है, हम जान रहे थे। सरदार सरोवर बांध जो हो जाएगा गुजरात में, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताना, यह जो है कितना ऊंचा है, 138 मीटर ऊंची है और कितना लंबा हो जाएगा, 1210 मीटर लंबा बांध हो जाएगा सरदार सरोवर बांध, ठीक है। आगे बताना है आपको, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से, गुजरात भी हो जाएगा, इसके साथ साथ राजस्थान भी हो जाएगा, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, इसके साथ साथ महाराष्ट्र भी हो जाएगा। यानी 4 राज्य की बात करते हैं, कौन कौन, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। आगे आपको बताना है, कोयना परियोजना कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि कोयना नदी पर ही स्थित है। आगे आपको बताना है, कृष्णा राज सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, कृष्ण राज सागर बांध, कृष्ण राज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। और पूछने का रीजन भी यही है, कृष्णा सागर बांध दिखता है तो लोग कृष्णा नदी मार लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। कृष्णा राज सागर बांध जो हो जाएगा कावेरी नदी पर हो जाएगा और यह जो है किस राज्य में है, कर्नाटक में। कृष्ण राज सागर बांध जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे आपको बताना है, चंबल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर ही स्थित है चंबल परियोजना। और यह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे आपको बताना है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी हो जाएगी, सही है। आगे बताना है,
मुगल बादशाह जो है औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1687। औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा को कब मिलाया गया था? 1687 में मिलाया गया था, और बीजापुर को 1686 मिलाया गया था। यानी बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 87। आगे आपको बताना है, औरंगजेब ने जो है किस धर्म के आधार पर जो है बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाया था? यानी औरंगजेब जो है किसके आधार पर जो है बीजापुर और गोलकुंडा को मिलाने का काम किया था? तो धर्म था शिया और सुन्नी के आधार पर मिलाया था। और शिया और सुन्नी किस धर्म से संबंधित है? मुस्लिम धर्म से। मुस्लिम धर्म में भी बोले तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो है शिया और सुन्नी में बट गया था, 2 भागों में, वही है। आगे आपको बताना है, अवनी लखेरा का संबंध किससे है? शूटिंग से हो जाएगा, शूटिंग से सही है। आगे आपको बताना है, हरिहर और बुक्का के गुरु कौन थे? हरिहर बुक्का के गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है जी। हरिहर बुक्का के गुरु की बात यदि हम करते हैं, कौन हो जाएंगे? ठीक है ना, ठीक है, विद्यारण्य हो जाएंगे। पंडित यानी प्रेरक माधव विद्यारण्य हो जाएंगे, ठीक है, विद्यारण्य, जो कि किस धर्म से संबंधित थे? ये वैष्णव धर्म से। यानी वैष्णव धर्म से संबंधित विद्यारण्य का संबंध किस धर्म से था? वैष्णव धर्म से था, सही है। आगे आपको बताना है, शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं को किस युद्ध में हराया था पहली बार? 1539 में हराया था। किस युद्ध के बाद? चौसा के युद्ध के बाद। आगे बताना, शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं के हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण किया था? ये जीतने के बाद जो है ना उपाधि धारण किया था, शेरशाह सुल्तान ए आदिल धारण किया था। शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि कब धारण किया था? ये चौसा के युद्ध के बाद किया था, ठीक है, जीतने के बाद। आगे आपको बताना है, द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? द्वितीय अफगान यानी संस्थापक साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी, और पहले अफगान साम्राज्य के संस्थापक पहलवान लोदी, जो किस वंश का स्थापना किया था? लोदी वंश का। कब किया था? 1500 में जा रहे हैं, 1451 में। 1451 में बहलोल लोदी के द्वारा जो है लोदी वंश का स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है, शेरशाह सूरी का जो है मृत्यु कब हो गया था? 1545 में। और इनकी मृत्यु जो होती है कहाँ में हो जाती है? कलिंजर में हो जाती है, ठीक है। और शेरशाह का जन्म कब हुआ था? 1872 में, ठीक है, सॉरी 1472, 1872 बोला गया, 1472 में जन्म हुआ था, 18 बोला गया। 1472 में इनका जन्म हुआ था, और 1472 में जन्म बोले तो कहाँ में हुआ था? हरियाणा के बजवाड़ा जगह पड़ता है, ठीक है, बजवाड़ा में जी। 1472 बजवाड़ा में हुआ था। इनकी मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 को हो जाती है। और शेरशाह सूरी की यदि कलिंजर अभियान के दौरान होती है। और इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है? सासाराम, रोहतास, बिहार, ठीक है जी। सासाराम रोहतास जिला, रोहतास में डेरी ऑन सोन से पहले पड़ता है। आगे आपको बताना है, केलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जी, केलकर समिति का संबंध यदि बात करें तो हो जाएगा कर संरचना सुधार से हो जाएगा। विजय केलकर की वही है केलकर। हनुमंत राव समिति का बताना है संबंध किससे? हनुमंत राव समिति का संबंध उर्वरक क्षेत्र से हो जाएगा। आगे बताना आपको, शिवरामन समिति का संबंध किससे हो जाएगा? नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था, सही है। आगे बता, नानावती आयोग का संबंध किससे है? गोधरा कांड से हो जाएगा। नानावती आयोग का संबंध गोधरा कांड से। आपको बता, सच्चर समिति का संबंध किससे है? मुसलमान के धार्मिक जी, मुसलमानों को जो है आर्थिक व्यवस्था यानी जो है स्थिति को सुधार से संबंधित था सच्चर समिति। आगे बता, नानावती आयोग का संबंध बताए दिए। हारटोंग समिति का संबंध किस क्षेत्र से? शिक्षा। हारटोंग समिति का संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षा से हो जाएगा, ठीक है जी। 1929 में आया था। आगे आपको बताना है, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है?
मध्य प्रदेश। जी, शिव पुराण के अनुसार भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग स्थित है? 12। शिव पुराण के अनुसार जो है भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग स्थित है? 12 है। और इस 12 को यदि बात करें, जिसमें से सोमनाथ पहला की बात करते, कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। मल्लिकार्जुन कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन। महाकालेश्वर कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर, हाँ ठीक है, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश। महाकाल उज्जैन में मध्य प्रदेश में। ठीक है, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बताइएगा मध्य प्रदेश। केदारनाथ उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे भीमा शंकर नहीं पता होगा, महाराष्ट्र। भीमा शंकर कहाँ हो जाएगा? हाँ ठीक है। आगे काशी विश्वनाथ सभी लोग को पता होगा, उत्तर प्रदेश ना, उत्तराखंड बोलते हैं। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश में। काशी बोले तो वाराणसी। ठीक है, आगे बात यदि करते त्र्यंबकेश्वर, पहाड़ी भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र हो जाएगा। वैद्यनाथ बताइए कहाँ है? वैद्यनाथ धाम कहाँ है? झारखंड में है ना, वही ना है। ठीक है जी, जस्सी जी। आगे बताना नागेश्वर गुजरात में पड़ता है ये भी। ठीक है, रामेश्वरम बोलते हैं, कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु ना। रामेश्वरम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। और आगे बता घृणेश्वर बताना है, महाराष्ट्र। यानी ये 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है। यानी बोले तो भगवान शिव के लिए जाना जाता है। और किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये? तो शिव पुराण के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, नागेश्वर की यदि हम बात करते हैं, गुजरात। ठीक है, रामेश्वर तमिलनाडु और घृणेश्वर महाराष्ट्र। चलिए आगे बताना है आपको। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। और ये जो है 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से? अंगुत्तर निकाय से। और जैन धर्म के किस ग्रंथ से? भागवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, आगे आपको बताना कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हार्तक हो जाए। अस्मक की राजधानी पोटली बताइए। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली या पोटन भी देता है। ठीक है, आगे बताना कौशल की राजधानी श्रावस्ती बताइए। काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक है, वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, इसके बाद बताए अंग की राजधानी चंपा। और इसके बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, गिरिराज। ठीक है, अच्छा आपको ये बताना है आपको कि बिहार में कुल कितने महाजनपद? 3 थे। कौन कौन? अभी तीनों का नाम बताया क्रम से। अंग, वज्जी और चंपा। ठीक है, अंग, वज्जी और मगध। ठीक है, मगध की ये ना होगा, अंग की राजधानी चंपा ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता है। अगर तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। सही। आगे बताना है इसके लिए कुल कितना अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। कहीं कहीं 12 देता है। एक अधिवेशन को जो है गौण अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। तो 11 अधिवेशन इंपोर्टेंट है। और जिसमें कुल कितना दिन लगा था ये बहुत इंपोर्टेंट है। संविधान के प्रस्तावना यानी प्रारूप पे बहस 114 दिन हुआ था। और हम अभी आपसे पूछे क्वेश्चन नहीं पढ़े, हम जान रहे हैं। संविधान बात करते हैं यदि तो टोटल 11 अधिवेशनों में जो है संविधान सभा के लिए 11 अधिवेशन जो हुआ था बनने में, जिस 11 अधिवेशन के बीच में कुल कितना समय लगा था? टोटल समय की बात करते हैं 165 दिन। ठीक है, 165 दिन, जनरली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 11 अधिवेशनों में कुल कितना दिन समय लगा था? 165 दिन लगा था। इसके प्रारूप पे बहस कितना दिन हुआ था? 114 दिन बहस हुआ था। और इसके साथ साथ ये भी बताना है समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल कितना लोगों ने भाग लिया था? 211 लोग भाग लिया था। ठीक है, और 211 लोग भाग लिए थे, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9 थी। ठीक है, आगे आपको बताना है किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? जी ऑस्टिन के द्वारा कहा, ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। आगे आपको बताना भारतीय संविधान के निर्माण में के समय जो है किस व्यक्ति को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव। और बी.एन. राव का फुल फॉर्म बताना है। बेनेगल नरसिंह राव। जी बेनेगल नरसिंह राव हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब किया गया था स्थापना? 1828 में किया गया। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था? 1828 में किया गया था। और ब्रह्म समाज से पहले इसका नाम क्या था?
ब्रह्मसमाज से पहले जिसका स्थापना 1815 में किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसी का नाम बदलकर जो है ब्रह्म समाज 1828 में किया। बताए वेदांत कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 1825 किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। जो है सती प्रथा का उन्मूलन जो है किनके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कब? 1828 में। किनके द्वारा? 1829 में किनके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और इसके बाद एक साल बाद आता है ठगी प्रथा का उन्मूलन। कब? 1830 में। किसकी अध्यक्षता में? कर्नल सलीमन की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? केसरवादियों का नाश करना है। नहीं, बोला जाए तो हिंदू धर्म में सुधार लाना था। ठीक है, इसके साथ साथ सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना आदि था। कहने का मतलब हिंदू धर्म में सुधार लाने का मतलब यही था कि सभी धर्म में जो जो अच्छाई है उस अच्छाई को अपना के हम सुधार ला सकते हैं। ठीक है, आगे की बात यदि करें तो ब्रह्म समाज के मुख्य उद्देश्य में जो है यही हो गया। राजा राम मोहन राय ने जो है डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किए थे? 1817 में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किए थे? 1817 में। किसके सहयोग से किए थे ये? तो घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से, यानी डेविड हेयर के सहयोग से जो है किए थे। ठीक है, आगे आपको बताना है कलकत्ता में वेदांत कॉलेज का भी स्थापना 1825 में ही किए थे। इसके साथ साथ महर्षि जवाहरलाल टैगोर ने जो है किस समाज का स्थापना किए थे? इसी ब्रह्म समाज को दो पार्ट में बांट के आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा? जवाहरलाल टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आगे बताना भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज का स्थापना जवाहरलाल टैगोर के द्वारा किया गया था। सही है, आगे तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया गया था? 1897 में किया गया था, जो कि किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और बेलूर मठ का स्थापना कब किए थे? 1887 में किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। सही है, आगे बताना आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में किनके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आर्य समाज का बात करते हैं, स्थापना कहाँ में किए थे? मुंबई में। और इसका मुख्यालय कहाँ? लाहौर। और मुख्यालय लाहौर कब स्थापित किए थे? 1877 में मुख्यालय को, हाँ 1877 में मुख्यालय को लाहौर स्थापित किए थे। ठीक है, आगे आपको बताना थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में मैडम ब्रॉडबस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। और भारत में इसका मुख्यालय अड्यार में 1882 में किसके नेतृत्व में? एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित की गई थी 1882। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, देखिए एक क्रम से इस चीजों को पढ़े। अब आज का ग्रुप डिस्कशन यहीं पर रहने देते हैं। कल वाला क्वेश्चन किनके पास है पहले हमको ये बताइए। कल का क्वेश्चन किन्हीं के पास है? आपके पास है? थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ाइएगा, एक क्वेश्चन बढ़ाइएगा। हाँ, स्टॉप कर दिया जाए उसको।